Ashu the Dimensional Warrior RS Novel Story Subscribe Channel। CH11 Mutated Vigor and आशु को थकावट महसूस हुई, जैसे उसे चूस कर सुखा दिया गया हो। उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया और उसके माथे से पसीने की बूंदें बहने लगी। खेल में कंपेनियन एग की लाल लाइट प्राइमर्डियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद चमक उठी, जिससे पूरा कंपेनियन एग लाल रंग में रंग गया, जिससे ये ब्लड क्रिस्टल जैसा दिखने लगा। दरार वह फट गया और एक ब्लड रेड रंग की वाइगोर एंट का लाइट प्रोजेक्शन चमक गया और ब्लड के रंग के अवतार के शरीर में प्रवेश कर गया। इस समय आशु को अपने शरीर में एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। यह ऐसा था मानो उस ताकत की अपनी एक जिंदगी हो। हालांकि यह ऐसा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह मैजिकल तरीके से आशु तक जानकारी पहुंचा रहा था। मैं आपकी हर बात मानने की कसम लेता हूँ। मैं आपकी हर बात मानने की कसम लेता हूँ। मैं आपकी हर बात मानने की कसम लेता हूँ। जैसे ही आशु के दिमाग में ये आवाजें गूंजी, उसके अंदर की फोर्स उसके बाएं हाथ के पिछले हिस्से की ओर इकट्ठा हो गई। धीरे धीरे इससे ब्लड से बने टैटू जैसा ब्लड के रंग का एंट का निशान बन गया। आशु ने फुर्ती के साथ अपनी आस्तीन नीचे खींच ली और अपना बायां हाथ अंदर की ओर सिकोड़ लिया ताकि दूसरों को उसके पीछे एंट का निशान दिखाई न दे। कंपेनियन बीस्ट का ओरिजिन बहुत रहस्यमय था। वे उन पैरासाइट्स की तरह थे जो इंसानों के साथ जिंदा रहते हैं, अपने मालिकों के साथ जीते और मरते हैं। आशु ने इन गेम जानकारी पर एक नज़र डाली। दरअसल कंपेनियन बीस्ट में म्यूटेटेड वाइगोर एंटस की एक एडिशनल एंट्री थी। फिर उसने म्यूटेटेड वाइगोर एंट के आंकड़ों पर एक और नज़र डाली। म्यूटेटेड वाइगोर एंट मोरटल स्ट्रेंथ 9, स्पीड 5, कॉन्स्टिट्यूशन 9, प्राइमर्डियल एनर्जी 9, टैलेंट स्किल वाइगोर डिवाइन फिस्ट रैंक 9, कंपेनियन फॉर्म बॉक्सिंग ग्लव। आशु ये देखकर खुश हुआ। एक म्यूटेटेड वाइगोर एंट के आंकड़े एक हाई लेवल मोरटल स्टेज के इंसान से मेल खा रहे हैं और उसके पास रैंक 9 की वाइगोर डिवाइन फिस्ट थी। यदि उसने इसे बाहर बुलाया तो यह उसके जैसा ही एक और ताकतवर इंसान होने के बराबर था। यह आशय से भी अधिक बेरहम हो सकता है क्योंकि आशु की वाइगोर डिवाइन फिस्ट रैंक 7 थी, जबकि म्यूटेटेड वाइगोर एंट की रैंक 9 पर थी। आशु म्यूटेटेड वाइगोर एंट को तुरंत बुलाने के लिए उत्सुक था, ये देखने के लिए कि यह असल जिंदगी में कैसी दिखती थी, क्योंकि फोन गेमिंग करते समय उसने कार्टून स्टाइल में ही म्यूटेटेड वाइगोर एंट देखी थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह असल में कैसी दिखती है। हालांकि उसके स्कूल में होने की वजह से आशु केवल अपनी इच्छा का विरोध ही कर सका। एक मॉर्टल स्टेज कंपेनियन बीस्ट शायद बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा यदि वह इसे स्कूल में बुलाए। इसके अलावा आशु के पास म्यूटेटेड वाइगोर एंट के ओरिजिन के लिए कोई अच्छी कहानी नहीं थी। रोहन चुपचाप आशु को देखा। उसे देखकर उसने उदास लहजे में कहा, आशु को देखो, वह तब तक खेलता रहता है जब तक वह पीला नहीं पड़ जाता और उसे ठंडा पसीना नहीं आ जाता। वह बहुत कमजोर लग रहा है। अगर मैंने उसकी ताकत और प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल को अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं असल में सोचता कि वह एक बीमार इंसान था। उसे यह नहीं पता था कि आशु के बीमार दिखने का वजह यह था कि वह पिछले महीने से गेम में खुद को बार बार जिंदा करने के लिए अपने ब्लड का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि हर बार ब्लड की एक बूंद बहुत नहीं थी, लेकिन कई बार उसने ऐसा किया, फिर भी उसके ब्लड की चौंकाने वाली मात्रा कम हो गई। इससे आशु कुछ हद तक पीला और कमजोर लग रहा था, जैसे कि वह मेलन्यूट्रिशन या अनीमिया की बीमारी से जूझ रहा हो। ये भी एक वजह था कि वाकरान और बाकी लोगों का मानना था कि वह गिर चुका था। वह पीला चेहरा आत्मदुख में डूबे किसी इंसान का एक सही उदाहरण था। स्कूल से घर लौटने के बाद आशु ने पर्दे खींचे, तभी उसने अपने लिविंग रूम में म्यूटेटेड वाइगोर एंट को बुलाया। उसके हाथ के पीछे का निशान एक तेज लाइट से चमक पड़ा। ऐसा लग रहा था कि निशान के ब्लड का रंग जिंदा हो गया था, क्योंकि यह ब्लड की एक स्ट्रीम में बदल गया था जो उसकी हथेली पर फ्लो रही थी और जल्द ही उसे अपने अंदर समेट लिया, जिससे वह एक बॉक्सिंग ग्लव में बदल गया जो न तो गोल्ड था और न ही जेड। बॉक्सिंग ग्लव के पीछे एक वाइगोर एंट का निशान था। आशु ने अपने बाएं हाथ पर बॉक्सिंग ग्लव को देखा। उसने महसूस किया कि एक एक्सप्लोजिव फोर्स उसके बाएं मुक्के में भर गई है, जैसे कि अगर उसने मुक्का मारा तो वह दुनिया तबाह कर सकता है। हालांकि ऐसा सच में नहीं था, ये बस एक फीलिंग थी। दरअसल यह इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम की तरह ही है। कंपेनियन बीस्ट एक कंपेनियन स्टेट में ताकत प्रदान करते हैं। एक वाइगोर एंट ताकत बढ़ाती है ना। घर पर बॉक्सिंग ग्लव के फायदों का टेस्ट करने में असफल, आशु केवल इसे दूर रख सकता था और म्यूटेटेड वाइगोर एंट को बुलाने के लिए स्विच कर सकता था। जैसे ही उसके हाथ के पीछे म्यूटेटेड वाइगोर एंट का निशान चमका, उसके सामने एक अजीब ब्लड रंग का प्रोजेक्शन दिखाई दिया। प्रोजेक्शन धीरे धीरे सामने आया और एक रेसोहोरस के घोड़े के आकार की ब्लड रेड रंग की एंट में बदल गया। असल जिंदगी में एक म्यूटेटेड वाइगोर एंट किसी भी तरह से गेम के कार्टून वर्जन जितनी अडोरेबल नहीं थी। इसका ब्लड रेड कापेस मेटल से बना हुआ दिखाई पड़ता था। इसकी असल इमेज में असीम एक्सप्लोजिव फोर्स भरी हुई महसूस होती थी। इसकी लंबी पतली एंट लेग्स आरी की तरह थी। इसके सिर पर लगे फीलर्स लचीले स्टील के टुकड़ों की तरह दिखते थे। उसके पैर से छेद किए जाने को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ उसके शरीर से पटक दिए जाने से ही किसी की हालत खराब हो सकती थी।
जब उन्हें इसे करीब से देखा तो उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसमें एक खतरनाक सुंदरता थी जो कुछ हद तक देवलिश लगती थी। जहां इसने इंसान को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया, वहीं इसने इंसान को उसे वश में करने के लिए भी प्रेरित किया। गेम के ग्राफिक्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसी डरावनी मौत की मशीन को गेम में इतनी प्यारी दिखाता है। आशु ने खुद को म्यूटेटेड वाइगोरेंट की पीठ पर झुला लिया और उसे लिविंग रूम का चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। बदकिस्मती से लिविंग रूम बहुत छोटा था, जिससे म्यूटेटेड वाइगोरेंट के लिए घूमना मुश्किल हो गया। परिणामस्वरूप उसे ज्यादा रोमांच का एहसास नहीं हुआ। अगली बार मौका मिलने पर मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, जब तक जरूरी न हो। आशु ने दूसरों को म्यूटेटेड वाइगोरेंट के अस्तित्व के बारे में बताने की योजना नहीं बनाई। हालांकि मॉर्टल स्टेज कंपेनियन बीस्ट खास थे, वे लेजेंडरी स्टेज कंपेनियन बीस्ट की तुलना में बहुत कमजोर थे। इसका दिखावा करना बेकार था। हालांकि कंपेनियन एग के गिरने से आशु और अधिक मेहनती हो गया। वह फोन के साथ कड़ी मेहनत करता रहा, ये देखने की उम्मीद में कि उसे एंट नेस्ट से और क्या मिल सकता है। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम नज़दीक आने के साथ आशु क्लास में सोने की उम्मीद में स्कूल की ओर चला गया। जैसे ही वो स्कूल के गेट पर पहुंचा, उसने रोहन को अजीब भाव के साथ वहां खड़ा देखा। आशु को अपनी ओर आते देख रोहन तेजी से आगे आया। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। उसने दांत पीसकर कहा, आशु, मुझे माफ करना। मेरे दोस्त ने मुझे अपनी टीम में शामिल होने के लिए इनवाइट किया। मैं तुम्हारे जैसी एक ही टीम में नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद रोहन ने भागने से पहले उसके एक और शब्द कहने का इंतजार नहीं किया। आशु थोड़ा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथी के साथ क्या गलत हुआ है। टेस्ट शुरू होने वाला था, फिर भी यहाँ वह टीमें बदल रहा था। मुझे हैरानी है कि क्या समायरा के पास रोहन के टीम छोड़ने के बाद कोई बैकअप प्लान है। इतनी देर में किसी और साथी को ढूंढना आसान नहीं है। आशु इस मामले के बारे में सोचते हुए स्कूल में चला गया और तभी उसने राहुल को अपने सामने खड़ा पाया। राहुल, क्या तुम रोहन के टीम छोड़ने के बारे में जानते हैं? आशु ने पूछा। इससे पहले कि वो अजीब भाव से उसकी ओर देखता, राहुल अवाक हो गया। मुझे माफ करें, किसी वजह से मैं आपके साथ कॉम्बैट टेस्ट भी नहीं दे सकता। आशु ने राहुल को देखा और महसूस किया कि उसके चेहरे पर भी अजीब भाव थे। क्यों? आशु ने राहुल की ओर देखा और पूछा। मत पूछो, यह मेरा पर्सनल है। राहुल के चेहरे पर माफी मांगने का भाव था और वह जल्दी से चले जाने से पहले झुक गया। जब आशु ने समायरा को देखा तो वह उसके चेहरे को देखकर बता सकता था कि वह क्या कहने वाली थी। मुझे माफ करना आशु, मैं तुम्हारे साथ कॉम्बैट एग्जाम नहीं दे सकती। समायरा उसके सामने आई और बोलने से पहले काफी देर तक चुप रही। CH-12 ताकत, रोहन की एक लाइन की। क्यों? आशु ने समायरा की आंखों में देखा और पूछा। समायरा की निगाहें झुक गईं, वे उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया और बोली, मत पूछो, यह मेरी गलती है। आशु मुस्कुराया और समायरा का सिर पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कोई मुझसे बदला लेना चाहता है। इस वजह से तुम्हें, रोहन और राहुल को मुश्किल में डाल दिया है। अब जबकि अभी भी समय है, किसी और साथी को बुला लो। तुम्हें अच्छा रिजल्ट लाना होगा, नहीं तो मैं असहज महसूस करूंगा। इसके अलावा रोहन और राहुल को भी मेरी तरफ से सॉरी कह देना। समायरा ने आशु को घूर कर देखा। उसके चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड लुक था। ये गिल्ट और खोया हुआ सा लुक था। ठीक है, आगे बढ़ो, मुझे भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आशु ने मुस्कुराते हुए जाते समय अपनी हथेली पीछे खींच ली। समायरा वहां खड़ी होकर उसकी पीठ देख रही थी और उसके काफी दूर चलने के बाद उसने कांपते शरीर के साथ कहा, आशु, मुझे नहीं पता कि तुमने किसे नाराज किया है, लेकिन वह इंसान बहुत ताकत रखता है। तुम्हें सावधान रहना होगा। आशु ने एक शब्द भी नहीं कहा। तेजी से चलने से पहले उसने बस अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। आशु को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। राहुल का परिवार साधारण था, लेकिन रोहन मल्होत्रा का परिवार गाइड सिटी के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक था। इसके अलावा समायरा का परिवार और भी बेहतर था। अफवाह ये थी कि उसके पिता शहर में एक हाई रैंक अधिकारी थे और बहुत ताकतवर इंसान थे। कोई ऐसा इंसान जिसमें तीनों परिवारों को हिलाने की काबिलियत हो, उसके के पास असाधारण स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आशु ये पता नहीं लगा सका कि उसने किसे नाराज किया होगा, लेकिन उसे नेहा शेरगिल पर शक जरूर था। किसी और शांत जगह पर आकर आशु ने अपने पिता से पूछने के बारे में सोचते हुए अपना फोन निकाला कि क्या उन्होंने किसी को नाराज किया है। हालांकि केवल उसे बस एक आवाज सुनाई दी थी था कि फोन सेवा में नहीं था। वह नहीं जानता था कि पवन ऐसा क्या कर रहा था कि वह दिन में अपना फोन भी चालू नहीं करता था। फोन रखने के बाद आशु ने अपनी अगली योजनाओं पर सोच विचार किया। अब सबसे जरूरी काम 3 स्टूडेंट को ढूंढना है जो कॉम्बैट टेस्ट में मेरे साथ शामिल होने के इच्छुक हों। आशु सोच में डूब गया। कॉम्बैट टेस्ट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाकी विषयों से अलग था।
चूंकि इसे डायमेंशनल जोन में आयोजित किया गया था और भले ही इंसानों ने पहले से ही डायमेंशनल जोन पर कंट्रोल हासिल कर लिया था, जिससे इसमें शामिल खतरों को कम कर दिया गया था, फिर भी सालाना टेस्ट से कई लोग हताहत हुए। इसलिए कॉम्बैट टेस्ट स्वैच्छिक होना चाहिए और टीम आज़ादी के साथ से बनी होनी चाहिए। आशु को नहीं पता था कि लीग गवर्नमेंट टेस्ट के लिए टेस्टिंग का कौन सा तरीका चुनेगी। हर साल हताहतों की संख्या के रिजल्ट पर बड़े पैमाने पर बहस होती थी, लेकिन कॉम्बैट टेस्ट अभी भी हर साल जारी रहता था। लीग द्वारा स्थिति बदलने के कोई संकेत नहीं थे। आशु को खतरे की परवाह नहीं थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ भले ही वो अकेले कॉम्बैट टेस्ट में शामिल हो, फिर भी उसे शानदार रिजल्ट हासिल होने ही थे। हालांकि ये लीग गवर्नमेंट का एक नियम था। इसमें भाग लेने के लिए एक ही स्कूल के 4 स्टूडेंट की जरूरत थी। इसलिए आवेदन की आखिरी तारीख से पहले उसे 3 स्टूडेंट को ढूंढना था जो उनके साथ एक टीम बनाने के इच्छुक हों। मैं अभी भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से कुछ दिन दूर हूं। जो स्टूडेंट कॉम्बैट एग्जाम देने के इच्छुक हैं, उन्होंने पहले से ही अपनी टीमें बना ली हैं। मैं एक टीम बनाने के लिए लोगों को कैसे ढूंढूं? आशु काफी परेशान था। शुरुआत में वो बस एक रेप्यूटेटेड स्कूल में दाखिला पाना और एक टिकाऊ नौकरी ढूंढना चाहता था। फिर वो शांति से गेम खेल सकता था, लेकिन कोई उसे उसकी शांति देने को तैयार ही नहीं था, बल्कि चीजों को और बिगाड़ने पर तुले हुए थे। आशु, मेरे पीछे आओ। जैसे ही आशु कक्षा में पहुंचे, वाकरान ने उसे बुलाया। जब वो आशु को अपने ऑफिस में वापस ले गया तो उसके चेहरे पर नाराजगी दिखाई दे रही थी। दरवाजा बंद करने के बाद उसने उसकी ओर देखा और गंभीर चेहरे के साथ पूछा, आशु, क्या तुम ओवसियर शेरगिल को जानते हैं? कौन है ये? आशु ने खालीपन से पूछा। ओवसियर शेरगिल एक सम्मानजनक टाइटल है जिसमें उसका रैंक भी शामिल है। उसका असली नाम रोशन शेरगिल है। क्या तुम सचमुच उसे नहीं जानते? वाकरान ने चमकती आंखों से आशु से फिर पूछा। नहीं। आशु ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, ये देखते हुए कि आशु कुछ भी छिपा नहीं रहा था। वाकरान ने हैरानी का भाव जाहिर किया। यह आश्चर्यजनक है। यदि तुम ओवसियर शेरगिल को नहीं जानते हैं, तो जब वो गाइड सिटी का इंस्पेक्शन करने आए तो उन्होंने तुम जैसे हाई स्कूल के स्टूडेंट की बुराई क्यों की? रोशन शेरगिल का बैकग्राउंड किस तरह का है? आशु को इस बात का अंदाजा हो गया कि समायरा और बाकी लोगों ने टीम क्यों छोड़ी थी। इसका रोशन शेरगिल से संबंध होने की संभावना थी। वाकरान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। मैं केवल एक टीचर हूं। मेरे पास उस आंकड़े के करीब पहुंचने का कोई मौका नहीं है। मैंने केवल प्रिंसिपल को ऐसे इंसान का जिक्र करते सुना है। अर्थ लीग 4 जिलों में विभाजित है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और गाइड सिटी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर है। हालांकि ओवसियर शेरगिल रोशन युवा है। वो एक रेप्यूटेटेड परिवार से आता है। 20 साल की उम्र में वो एक हाई रैंक पर हैं और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मिलिट्री में एक हाई रैंक अधिकारी हैं। उसके पास काफ़ी ताकत है और वो एक प्रभावशाली इंसान है। सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि रोशन शेरगिल मुझे निशाना बना रहा है? आशु ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। शायद नहीं, लेकिन उन्होंने आपकी बुराई करते हुए एक लाइन कहा था। हालांकि जो लोग उसके साथ सहज होने की कोशिश कर रहे थे, वे सोचने और कई चीजें करने के लिए आज़ाद हैं। वाकरान ने असहाय होकर कहा। एक हाई रैंक अधिकारी के रूप में क्या वो नहीं जानते कि एकमात्र लाइन एक हाई स्कूल के स्टूडेंट के फ्यूचर को करने के लिए काफ़ी है? आशु ने ठंडे लहजे में कहा। क्या इस ओवसियर शेरगिल का संबंध नेहा शेरगिल से हो सकता है? ऐसा हो सकता है, शायद। असल संबंध क्या है, इसका मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है। वाकरान ने एक पल के लिए सोचा और कहा, हम इसका बाद में पता लगा सकते हैं। पहले यह जरूरी है कि हम आपके लिए कॉम्बैट टेस्ट में भाग लेने के लिए एक टीम खोजें। परसों आखिरी तारीख है। हमारे पास खाली समय नहीं है। आशु ने असहाय होकर कहा। इस समय जो स्टूडेंट कॉम्बैट एग्जाम देने के इच्छुक हैं, उनके पास पहले से ही अपनी टीमें हैं। मैं दूसरों को कैसे ढूंढूं? इसके अलावा अगर मुझे एक मिल भी जाए तो क्या मेरी टीम को दूसरी बार खत्म नहीं किया जा सकता? इसलिए इस बार आपको जो टीम के साथी मिलेंगे वे सामान्य स्टूडेंट नहीं होंगे। ऐसा प्रतीत हुआ कि वाकरान के पास पहले से ही एक योजना थी। सामान्य स्टूडेंट नहीं। आशु थोड़ा अवाक था, भ्रमित था कि वाकरान क्या कर रहा था। वाकरान ने एक पल के लिए सोचा और कहा, कॉम्बैट टेस्ट के लिए 4 स्टूडेंट को स्वतंत्र रूप से एक टीम बनाने की जरूरत होती है। इस नियम में बहुत बड़ी खामी है, लेकिन लीग ने इसे दशकों तक बदले बिना बनाए रखने पर जोर दिया है। ऐसे नियमों के तहत कई स्टूडेंट जो बहुत मजबूत नहीं हैं, लेकिन उनके साथ ही बेहद शक्तिशाली हैं, उन्हें ऐसे रिजल्ट मिले हैं जो उनकी काबिलियत से मेल नहीं खाते हैं। कुछ देर रुकने के बाद वाकरान ने आगे कहा, हमारे स्कूल में समर नाम का एक स्टूडेंट है। यदि तुम उसके साथ एक टीम बनाने के इच्छुक हो, और जब तक वह इच्छुक है, मुझे संदेह है कि कोई भी आपके लिए इसे मुश्किल बना देगा। हालांकि आपको ये पक्का करना होगा कि बदले में उसे अच्छे रिजल्ट मिले। इसके अलावा उसे टीम में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी बनना होगा। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि मैं समर को ले जाऊंगा? आशु मूर्ख नहीं था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से समझ गया कि वाकरान क्या कहना चाह रहा था।
सामान्य परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से तुमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हालांकि आपको टीम में पहला स्थान नहीं मिलेगा, फिर भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट हासिल होंगे। तुम प्रथम नहीं होंगे, ये बिल्कुल भी भाग न ले पाने से तो कहीं गुना बेहतर होगा। आशु जिद्दी इंसान नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कहा, सर, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या हमारे स्कूल में असल में समर नाम का कोई स्टूडेंट है? यदि गाइड हाई स्कूल में असल में इतने प्रभावशाली बैकग्राउंड वाला कोई स्टूडेंट था तो उसे न जानने की कोई वजह नहीं थी। हालांकि समर हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन मैट्रिकुलेशन के दिन को छोड़कर वह कभी भी स्कूल नहीं आया है। ये सामान्य है कि तुम उसे नहीं जानते, यहाँ तक कि टीचर्स के बीच भी उनमें से बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं, वाकरान ने मुस्कुराते हुए कहा। CH13 स्टेप सिस्टर और ब्रदर वाकरान के ऑफिस से निकलने के बाद आशु ने अपना फ़ोन निकाला और अपने डैड पवन को फ़ोन करने की कोशिश की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसके बारे में कैसे सोचा, रोशन जैसे इंसान को अपमानित करना उसके लिए असंभव था। रोशन के लिए उसे जानना, एक छोटे शहर का हाई स्कूल का स्टूडेंट, और फिर नाम लेकर उसकी बुराई करना वास्तव में समझ से बाहर था। इस बार पवन की आवाज़ आते ही फ़ोन कॉल कनेक्ट हो गया। बेटा, इतनी जल्दी पापा की याद आ रही है? आशु पहले से ही जोऊ पवन के कैरेक्टर का आदी था। बात को बिना घुमाए उसने सीधे पूछा, पिताजी, क्या आप रोशन शेरगिल नाम के इंसान को जानते हैं? रोशन? बिल्कुल। ऐसा कहने पर पवन हैरानी से बोला, अरे, तुम्हें कैसे पता कि रोशन तुम्हारा बड़ा भाई है? मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम दोनों का इंट्रोड्यूस कराया है। मेरे बड़े भाई? आशु कुछ हद तक अवाक रह गया। यह सही है, रोशन लिटिल अवंतिका का बेटा है। मैंने लिटिल अवंतिका से शादी की है, इसलिए वह नेचुरली तुम्हारा सौतेला भाई है। वैसे तुम्हारी एक सौतेली बहन भी है जिसका नाम नेहा शेरगिल है। वह सहजता से अपनी मंगेतर को एक प्यार भरे लिटिल शब्द से बुलाने लगा था। आशु पवन की बाकी बातें समझ नहीं पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत सदमे में था। डेवलपमेंट उसकी सोच से भी बढ़कर हो गया था। पवन ने असल में ऐसी महिला से शादी की थी। डैड, रोशन के साथ आपका रिश्ता कैसा है? आशु ने पता करने की कोशिश की। रोशन और लिटिल नेहा मेरा बहुत सम्मान करते हैं, हमारे बीच बहुत अच्छा रिश्ता है, पवन ने बिना ज़्यादा सोचे जवाब दिया। आशु अपने डैड के कैरेक्टर को समझता था। इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह झूठ बोल रहा था। हालांकि वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अंदर से कड़वाहट महसूस कर रहा था। यदि रोशन शेरगिल और नेहा शेरगिल के असर में पवन के साथ अच्छे संबंध हैं, तो वे मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर क्यों करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि वे अवंतिका के साथ डैड की शादी के लिए सहमत नहीं हैं? आशु पवन के अच्छे मूड को समझ सकता था और वह अपनी शादी को लेकर कितना खुश था। वह अपने मामलों की वजह से पवन की शादी को अफेक्ट नहीं करना चाहता था, उस पर बोझ तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। यदि रोशन शेरगिल और नेहा शेरगिल ने उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि पवन अवंतिका से शादी करे, तो वह नहीं चाहता था कि उसकी मुसीबतें पवन की शादी को अफेक्ट करें, वरना वह उनकी योजनाओं में फंस जाएगा। हालांकि वो पहले रोशन से नहीं मिला था, नहीं उसे पता था कि रोशन का क्या मकसद था। आशु के मन में उस पर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ा। भले ही एक परिवार कितना भी ताकतवर क्यों न हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। शेरगिल परिवार के बीच से खुद को फायदा पहुंचाने की मेरी कोई योजना नहीं है। ये परिवार सचमुच बहुत आगे जा रहा है। हालांकि आशु को अब बहुत सी वजह पता थी, लेकिन इसका अब कोई मतलब नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह दूसरों को बता सकता था कि रोशन क्यों नाराज था क्योंकि उसके पिता ने उसकी मां से शादी कर रहे थे। इससे रोशन और नाराज हो जाएगा। न केवल वह यह नहीं कह सका, बल्कि अगर उसने इसे जोर से भी कहा तो भी वह उस स्थिति को बदलने वाली नहीं थी जिसमें वह फंसा हुआ था। नेहा शेरगिल मुझे एक वार से हराने के काबिल थी। रोशन के एक लाइन बोलने से मेरी कॉम्बैट टेस्ट देने की काबिलियत लगभग खत्म कर दी। आखिरकार ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे केवल तभी धमकाया जा सकता है जब मेरे पास ताकत की कमी हो। यदि मैं एक एपिक स्टेज महारथी होता तो क्या वे मेरे साथ ऐसा करने का साहस करते? आशु अपनी किस्मत पर अफसोस करने वालों में से नहीं थे। उसने तुरंत मामले को एक तरफ रख दिया और मिस्टीरियस फोन में गेम खेलने पर फोकस किया। गाइड हाई स्कूल के पहले प्रिंसिपल ने एक बार आशु की इस बात के लिए सराहना की थी कि वह उन्हें मिले अब तक सबसे ज़्यादा फोकस्ड इंसान है। फोकस्ड एक बहुत ही आम तारीफ की तरह लग रहा था, लेकिन असल में फोकस्ड होना एक नामुमकिन सा काम था। इंसान सेंस नहीं थे, उनमें सभी प्रकार की ख्वाहिश और फीलिंग थी जो उन्हें लालच और डिस्टर्बेंस के लिए मोटिवेट करती थी। गोल्स भी अलग नहीं थे। BHUDHS को मारा डिमन के लालच का सामना करना पड़ा, तो आम इंसानों के पास क्या मौका था? बहुत से लोग पढ़ाई के मुश्किल होने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करने में नाकाम थे, नहीं उनके पास उस फोकस्ड पोजीशन को बनाए रखने की काबिलियत थी। हालांकि आशु अलग था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया या कोई फर्क नहीं पड़ा कि माहौल कैसा था। उसके लिए एक फोकस्ड कंडीशन में एंटर करना बहुत आसान था क्योंकि उसने इसमें अपना 100% लगाने की काबिलियत था। उसके लिए बाहरी फैक्टर्स से अफेक्ट होना बहुत मुश्किल था।
यही वजह है कि पहले प्रिंसिपल ने आशु के बारे में ऐसी बात क्यों की थी। गेम में आशु ने अपने कंपेनियन बीस्ट म्यूटेटेड वाइगोर एंट को बुलाया। हालांकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 9 भी था। इस एंट का कापेस हार्ड था और इसका डिफेंस आशु की तुलना में बहुत मजबूत थी। ब्लड के रंग का अवतार म्यूटेटेड वाइगोर एंट पर सवार होकर एंट नेस्ट में हल्ला बोल रहा था, यहाँ तक कि उसे घेरने वाली वाइगोर एंट की भीड़ भी अब चिंता की वजह नहीं थी। जब म्यूटेटेड वाइगोर एंट ने अपने सामने के पिंसर से हमला किया तो उसके एक ही हमले से कई सामान्य वाइगोर एंटिस को मारी गई। अपनी मजबूत आर्मर की वजह वह भीड़ के बीच इनविंसिबल हो गई थी। काश मेरे पास भाला होता, झोउ वेन ने पाया कि म्यूटेटेड वाइगोर एंट की पीठ पर सवार होकर ब्लड के रंग का अवतार दूरी की वजह से उसके आसपास की वाइगोर एंट को मुश्किल से मार पा रहा था। इस वजह से उसे म्यूटेटेड वाइगोर एंट की पीठ से कूदकर उसके साथ लड़ना पड़ा। जब से आशु ने रहस्यमय फोन हासिल किया था, उसे मारने में इतना अच्छा कभी नहीं लगा था। इंसान और एंट ने नेस्ट पर हल्ला बोलते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा दिया। जब भी वे म्यूटेटेड वाइगोर एंट से मिलते तो वे अपनी पुरी से उन्हें तुरंत मार सकते थे। अतीत में आशु केवल शुरुआती जोन में ही जाने के काबिल था, गहराई तक पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो जाती थी। अब वह हर तरह से हमला करने के काबिल था, जिससे उसे तुरंत उन जोन्स में एंट्री करने की परमिशन मिल गई जहां उसने पहले कभी एंटर नहीं किया था। इतनी सारी वाइगोर एंटिस के मारे जाने से 2 डायमेंशनल क्रिस्टल गिरे, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत कम थी। आशु को उन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी कुछ ही एनर्जी की भरपाई की। डिंग, एक और म्यूटेटेड वाइगोर ऊ को मारने के बाद आशु ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। ध्यान से देखने पर वह खुश हुआ। इस बार यह एक डायमेंशनल क्रिस्टल था, रैंक 9 का एक वाइगोर एंट क्रिस्टल। आशु को इसे लेने के लिए ब्लड के रंग के अवतार को कंट्रोल किया। तुरंत उसके शरीर में बिजली का झटका महसूस हुआ क्योंकि यह उसके सर्कुलेशन के थ्रू ब्लास्ट हुआ। उनकी वाइगोर डिवाइन फिस्ट तुरंत रैंक 7 से रैंक 9 पर पहुंच गई। उसकी वाइगोर डिवाइन फिस्ट 9वें रैंक पर पहुंच गई है। हालांकि इस्तेमाल करते समय प्राइमर्डियल एनर्जी के पॉइंट की कीमत भी बढ़कर 4 से 5 हो गई है। केवल 9 प्राइमर्डियल एनर्जी पॉइंट के साथ वह कम समय में 2 बार वाइगोर डिवाइन फिस्ट का इस्तेमाल करने में असमर्थ था। इस नए जुड़ाव के साथ आशु ने खुद को फिर से काम में लगा दिया। इंसान और एंट ने एंट नेस्ट में कत्लेआम मचा दिया और जब वे घोंसले में गहराई तक चले गए तो पीछे बस लाशों का समंदर छोड़ गए। एंट नेस्ट एक बहुत बड़े भूल भुलैया जैसा था। जैसे जैसे रास्ता चौड़ा होता गया आगे की गुफा चौड़ी होती गई, मानो वह किसी बड़े गोदाम में एंटर कर रहा हो। जैसे ही वो एंट के झुंड के बीच से गुजर रहा था, उसे अचानक सिल्वर लाइट की एक किरण दिखाई दी। आशु ने देखा कि ब्लड के रंग के अवतार के ऊपर सिल्वर पंखों वाली एक अजीब एंट घूम रही थी और अगले ही पल उसका सिर हवा में उड़ गया। इसके बाद गेम स्क्रीन ब्लैक हो गई। CH-14 लैला की NAAKAAM कोशिश सिल्वर एंट जो उड़ सकती है, क्या यह एक लेजेंडरी स्टेज डायमेंशनल क्रिएचर हो सकती है? आशु ने सोचा। उसने ब्लड के रंग के अवतार को फिर से जिंदा करने और उस इलाके की ओर जाने की योजना बनाई थी जहां सिल्वर की उड़ने वाली एंट दिखाई दी थी, लेकिन दोपहर करीब आने के साथ आशु ने इस ख्याल को जाने दिया। हालांकि वाकरान ने चुपचाप उसे क्लास छोड़ने की अनुमति दे दी थी, लेकिन उसने आशु और समर के लिए दोपहर में मिलने का इंतजाम किया गया था, इसलिए आशु को समर से मिलने जाने की जरूरत थी। आशु ने सोचा था कि वे स्कूल में मिलेंगे, लेकिन उसे हैरानी हुई। वाकरान ने सुबह की क्लासों के बाद आशु को स्कूल से बाहर शहर के ईस्ट में एक प्राइवेट क्लब में ले पहुंचे। समर एक दिखावटी कैरेक्टर वाला इंसान है, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है। तुम यहाँ केवल टेस्ट के लिए आए हो, इसलिए किसी और बात को दिल पर न लेना। क्लब में एंटर करने से पहले वाकरान ने गहरे लहजे के साथ आशु को प्रोत्साहित किया। सर, चिंता न करें, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, आशु ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि आशु पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी जब उसने समर को एक आलीशान प्राइवेट रूम के अंदर देखा तो वह कुछ हद तक हैरान हो गया। लगभग 16 साल का एक टीनेजर एक विशाल सोफे पर बैठा था। उसकी शर्ट मैली कुचैली और बिखरी हुई थी और उसके चारों ओर हसीनाएं थीं। बुजुर्ग वाकरान, आओ और पी लो। टीनेजर ने अपना शराब का गिलास उठाया जब उसने वाकरान को देखा और सहजता से उसे बुजुर्ग शब्द से संबोधित करने लगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आज दोपहर को भी मेरी क्लासेज हैं। वाकरान इसके आदी लग रहे थे। मानो खूबसूरत महिलाओं पर ध्यान न देते हुए उसने आशु की ओर इशारा किया और परिचय दिया। समर, यह वही आशु शाह है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। वह बहुत काबिल है और उसे तुम्हारे टेस्ट में कुछ मदद कर सकता है। बुजुर्ग वाकरान, चिंता मत करो, आपके कहने पर मैं उसे अपने साथ शामिल होने दूंगा। बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल करना कोई समस्या नहीं होगी। समर ने अपनी शराब कम कर दी और उदासीनता से कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई। मेरे पास अभी भी लेसन है, इसलिए मैं स्कूल वापस जा रहा हूँ। कॉम्बैट के बारे में आशु के साथ चर्चा करो, वाकरान ने कहा। वाकरान, क्या आप सचमुच कुछ नहीं पीने वाले हो? यहाँ की शराब और महिलाएं वाकई बहुत अच्छी हैं, समर ने हंसते हुए कहा। ऑफर के लिए धन्यवाद, मेरी अभी भी क्लासें हैं।
इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। वाकरान ने अपना हाथ लहराया और आशु से कहा, आवेदन मुझ पर छोड़ दो। समर और बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस होने के लिए अगले कुछ दिनों तक यहाँ रुको। कॉम्बैट टेस्ट के दौरान ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद टीचर। आशु काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ। वाकरान का उसके साथ कोई संबंध नहीं था, फिर भी वह रोशन शेरगिल को अपमानित करने के जोखिम पर उसकी मदद कर रहा था। इससे उसे बहुत आभारी महसूस हुआ। एक रेप्यूटेटेड स्कूल में दाखिला लेना और एक अच्छा बनाना मुझे और पूर्व प्रिंसिपल को निराश न करने का एक तरीका है। वाकरान ने आशु का कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। डिटेल्स के बारे में समर के साथ अच्छी चर्चा करना। वाकरान के जाने के बाद आशु ने समर की ओर देखा जो महिलाओं के बीच आनंद ले रहा था। उसने पूछा, क्या हम टेस्ट शुरू होने से पहले टीम के अन्य 2 साथियों को यहाँ लाएंगे और कुछ टीम वर्क ट्रेनिंग करेंगे? समर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और आशु से कहा, आशु, ठीक है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, गाइड हाई स्कूल में नंबर 1 काबिलियत। बस कुछ बेतरतीब अफवाहें। आशु ने कहा, इसे गंभीरता से न लें। यह सही है। गाइड सिटी जैसे छोटे शहर में कोई काबिल इंसान कैसे हो सकता है? यदि तुम असल में काबिल होते तो आप नेहा शेरगिल के एक ही वार से नहीं हारते। समर ने सुस्ती से कहा, किसी भी टीम वर्क प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें केवल बुजुर्ग वाकरान की वजह अपनी टीम में शामिल होने की परमिशन दे रहा हूँ। जब समय आए तो पक्का करना कि तुम आज्ञाकारी रूप से हमारे पीछे चलो और हमें परेशानी न दो। ठीक है, आशु ने बिना किसी गुस्से के कहा, क्या तुम पीते हो? यदि तुम इस बोतल को खत्म कर सकते हो तो मैं तुम्हें उनमें से चुनने दूंगा। समर ने आशु के सामने शराब की एक बोतल रखी। मैं नहीं पीता। आशु ने अपना सिर हिलाया। ठीक है। समर को आशु उबाऊ लगा और उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वह खुद मौज मस्ती करने लगा था। आशु को बैठने के लिए एक कोना मिल गया और उसने अपने फ़ोन पर गेम खेलना शुरू कर दिया, साथ ही अपना कत्लेआम फेस्ट भी जारी रखा। उसे यहाँ रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वाकरान ने उससे यहीं रुकने का अनुरोध किया था, इसलिए उसने यहाँ से जाना ठीक नहीं समझा। इसलिए उसने वहीं रुकने का फैसला किया। आशु को कोने में चुपचाप बैठे गेम खेलते देखकर समर के मन में उसके लिए अवमानना की फीलिंग आ गई। थोड़े से झटके की वजह आत्मदुख में डूब जाना। इस निकम्मे लड़के के लिए बुजुर्ग वाकरान को मुझसे भीख मांगनी पड़ी, यह इसके लायक नहीं था। अचानक समर के मन में एक ख्याल आया। उसने अपने बगल में खड़ी एक सुंदर लड़की के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर लड़की उठकर अपनी भारी बैग को हिलाते हुए आशु की तरफ चली गई। आशु गेमिंग में व्यस्त था। वह उस स्थान पर वापस जाने के लिए उत्सुक था जहां सिल्वर के पंखों वाली उड़ने वाली एंट थी। वह जानना चाहता था कि वो एंट किस स्टेज की डायमेंशनल क्रिएचर है। जैसे ही वो उसमें घुस रहा था, अचानक उसे अपनी बाह को छूने वाली कोमलता महसूस हुई। तभी उसके कान में एक मधुर आवाज़ पड़ी, अरे हैंडसम, ये गेम क्या है? क्या यह मज़ेदार है? हाँ, आशु ने ऊपर देखे बिना कत्लेआम जारी रखा। आखिरकार, भले ही उसने गेम देखा हो, कार्टून स्टाइल वाली एंट और इंटरफेस ने किसी के लिए इसे खतरनाक डायमेंशनल जोन से जोड़ना मुश्किल बना दिया। इसके अलावा आशु ने ऐसे डायमेंशनल जोन के बारे में कभी नहीं सुना था जो एंट नेस्ट के जैसा हो। जब लड़की ने आशु को उसे अनदेखा करते देखा तो उसने अवचेतन रूप से अपने होंठ काट लिए। फिर वह उसके गाल को सहलाने के लिए आगे बढ़ी। उसने थोड़ी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आशु का सिर अपनी ओर घुमाया और उसके कान की ओर झुककर सांस छोड़ी। गेम में इतना मज़ेदार क्या है? मेरे साथ खेल क्यों नहीं खेलते? जैसे ही समर ने शराब पी, उसने आशु के रिएक्शन को गहरी दिलचस्पी से देखा। उसने मन ही मन सोचा, आशु कितना गेमिंग का आदी है। उसने शायद कभी किसी महिला के शरीर को नहीं छुआ है। लैला जैसी चुलबुली महिला को तो बिल्कुल भी नहीं छुआ है। लैला ने केवल आशु का चेहरा थोड़ा सा मोड़ने के बारे में सोचा था। ऐसी कंडीशन में पुरुष नेचुरल उसकी ओर देखते थे, लेकिन ऐसा करने के बावजूद आशु का चेहरा चट्टान की तरह था। उसकी आंखें अभी भी फोन स्क्रीन पर टिकी हुई थी। थोड़ा चिढ़कर लैला ने कुछ ताकत लगाई और जबरन आशु का सिर घुमा दिया। चूंकि उसने बहुत अधिक ताकत का इस्तेमाल किया था, इसलिए आशु के गाल पिचकने से थोड़े अजीब हो गए थे। आशु गेमिंग कर रहा था और ध्यान भटकाने को तैयार नहीं था। ब्लड के रंग का अवतार वाइगोर एंट की भीड़ के बीच था, इसलिए ध्यान भटकने के किसी भी पल में उसकी मौत होने का खतरा था। मतलब ब्लड की एक बूंद की हानि। पिछले महीने से आशु गेम के लिए अपने खून का इस्तेमाल कर रहा था। इतना खून खर्च होने की वजह वो अनीमिया से पीड़ित होने लगा था, इसलिए वो एक बूंद भी खोना नहीं चाहता था। हालांकि आशु का चेहरा भले ही लैला की तरफ मुड़ गया हो, लैला को एहसास हुआ कि उसकी आंखें अभी भी उसके फोन स्क्रीन पर तिरछी थीं। गुस्से में आकर उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया। उसने अपना सिर और भी घुमा लिया, जिससे आशु के पास उसकी ओर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उसने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान बिखेरी और प्यार से कहा, गेम खेलना बंद करो, चलो कुछ पीते हैं। क्या कहा था समर ने लैला के कान में? और लैला के साथ क्या करेगा आशु उसे परेशान किए जाने पर? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी नोवेल
आशु एक डायमेंशनल वॉरियर। CH-15 आशु एल डेमन। जब आशु की नज़र फ़ोन स्क्रीन से हट गई तो उसने तुरंत भौहें चढ़ा ली। उसने अभी अभी एक म्यूटेटेड वाइगोर एंट को भागते हुए देखा था, और यदि उसने कॉम्बैट के लिए अपने ब्लड के रंग के अवतार को कंट्रोल नहीं किया तो यह आसानी से उसका गेम ओवर हो सकता था। सोचने के लिए समय की सुविधा के बिना आशु केवल अपना ध्यान वापस अपने फ़ोन पर फोकस्ड करना चाहता था। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और लैला के चेहरे पर दबा दिया। थोड़ा सा कोहनी मारते हुए उसने कहा, मेरे गेमिंग में खलल मत डालो। आशु ने अपनी ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वह भूल गया था कि हाल ही में उसकी ताकत कितनी बढ़ गई है। लैला ने बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं की थी, इसलिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन सामान्य हाई स्कूल के स्टूडेंट से भी कमतर था। इस अचानक धक्का ने लैला को पूरी तरह से पीछे की ओर धकेल दिया और वह जमीन पर गिर गई। पफ। आशु को हिकारत भरी नज़रों से लैला को जमीन पर धकेलते हुए देखकर समर ने खांसते हुए शराब टेबल पर उगल दी। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया, क्योंकि 8 खूबसूरत लड़कियों ने आशु को ऐसे देखा जैसे वह कोई डिमन हो। लैला जमीन पर आधी गिरी हुई थी और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। इसके बाद वह गुस्सा और डर दोनों महसूस करने लगी। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसने अपने पैर पटकते हुए कहा, धक्का क्यों दिया? आराम से नहीं कह सकते थे कि तुम्हें अकेले रहना है? आशु का ध्यान म्यूटेटेड वाइगोर एंट को मारने पर था और उसने उसके गुस्से पर ध्यान नहीं दिया था। उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपने फ़ोन पर तेजी से कमांड भेजना जारी रखा। लैला के गुस्से को देखकर समर खुश हो गया। ये लड़का काफ़ी दिलचस्प है। लैला इस प्राइवेट क्लब में हेडलाइनर थी। हालांकि उसका कैरेक्टर बड़े शहरों के हाई एस्कॉर्ट्स से कमतर था, लेकिन उसका फिगर कमाल का था। यहाँ तक कि समर ने भी लैला को उसके कैरेक्टर, स्पीच और कामों के अलावा हर चीज़ में एक्सीलेंस पाया। उसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि जब आशु ने उसे धक्का दिया तो उसके तिरस्कारपूर्ण भाव ने उसे बहुत खुश किया। यदि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह लड़का नेचुरली इंसेंटिव है, तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि एक महिला नेहा शेरगिल के तहत उसकी पिटाई की वजह से उसे गाइनोफोबिया है। समर ने बिना किसी गलत इरादे के सोचा। आशु पूरे समय वहीं बैठा गेम खेलता रहा। समर ने जल्द ही उसमें अपनी रुचि खो दी और फिर से मौज मस्ती करने लगा। पूरे क्लब की ऊपरी मंजिल समर ने बुक कर रखी थी। वहाँ वो सब कुछ था जिसकी किसी को ज़रूरत थी। आशु के बारे में समर की अज्ञानता का आशु ने भी आनंद लिया। वह गेम में कत्लेआम मचाता रहा। 1 घंटे तक एंट नेस्ट पर हल्ला बोलने के बाद आशु एक बार फिर उस इलाके में पहुंचा जहां उन्हें पहले सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट को देखा था। दरअसल उसके एक जोड़ी चांदी के पंख उगाए थे और उसका पूरा शरीर आमुड़ने वाली एंट की तरह सिल्वर का हो गया था। ये बेहद तेज था और भले ही आशु तैयार था, लेकिन वह इसके सामने लंबे समय तक टिकने के काबिल नहीं था। जल्द ही जैसे ही वह आसमान में उड़ रही थी, उस सिल्वर के पंखों वाली उड़ने वाली एंट ने उसकी छाती को छेद दिया। ये बहुत तेज थी और हवा में बहुत फुर्तीला थी। ये बिल्ली की तरह अचानक रास्ता बदलने में सक्षम था, जिससे आशु की वाइगोर डिवाइन फिस्ट इसके खिलाफ किसी काम की नहीं थी। वो उस पर हमला नहीं कर सका। हालांकि सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट ताकतवर है, लेकिन इसके लेजेंडरी स्टेज तक पहुंचने की संभावना नहीं है। इसे मारना असंभव नहीं है, लेकिन मुझे सोच समझकर प्लान बनाने की ज़रूरत है, आशु ने सोचा। उसकी बातों से सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट की ताकत और कॉन्स्टिट्यूशन म्यूटेटेड वाइगोर एंट से कमज़ोर नहीं थी। इसके अलावा इसकी स्पीड म्यूटेटेड वाइगोर एंट से भी काफ़ी तेज थी। यही वजह थी कि इसे हराना इतना मुश्किल था। रैंक 9 वाइगोर डिवाइन फिस्ट सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट को घायल करने में कामयाब हो सकती थी, लेकिन इसे छूने में कामयाब हुए बिना ताकत का कोई भी नंबर मायने नहीं रखता था। इसके अलावा आशु पर एंट के झुंड ने भी असर पड़ रहा था। हालांकि आशु और उसकी म्यूटेटेड वाइगोर एंट वाइगोर एंटस के एक बड़े समूह से डरते नहीं थे, लेकिन इसने उसकी आवाजाही की आज़ादी को गंभीर रूप से बंद कर दिया, जिससे वह सीमित इलाके में सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट के हमलों से बचने में नाकामयाब हो गया। इसे देखने से पता चलता है कि इसे मारने के लिए मुझे इसके करीब आते ही हमला करना होगा। हालांकि मौके को समझना आसान नहीं है। आशु ने फिर से खेल में एंटर किया और जैसे ही वह उस इलाके की ओर बढ़ा जहां सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट रहती थी, उसने सोचा कि वह पलटवार करने के मौके का फ़ायदा कैसे उठा सकता है। लगभग 1 घंटे के बाद आशु एक बार फिर सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट के सामने पहुंचा। जैसे ही वो एंटर हुआ, एक सिल्वर बोल्ट ब्लड रंग के अवतार के ऊपर दिखाई दिया। आशु ने उसे मारने के लिए वाइगोर डिवाइन फिस्ट को बाहर कास्ट चला कर दिया। हालांकि सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट के शरीर में एक अजीब मोड़ आया जब आशु का मुक्का उससे बस आधे फीट से भी कम दूरी पर थी। वाइगोर डिवाइन फिस्ट से बचते हुए उसके ब्लेड जैसे पंजों ने पीछे से ब्लड के रंग के अवतार का सिर धड़ से अलग कर दिया। आशु ने बार बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहा। सिलू के पंखों वाली उड़ने वाली एंट बहुत फुर्तीली थी और उसकी वाइगोर डिवाइन फिस्ट उसे छू तक नहीं पा रही थी। सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट को उसने एक बार तब हिट था जब उसने इंच पंच का इस्तेमाल किया था। उसने मुक्का तब फेंका जब वह उसके बेहद करीब था और उसे किया था। हालांकि इंच पंच को प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल की तरह कास्ट नहीं किया गया था।
सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट को मारते समय ये बहुत असरदार साबित हुआ था और इसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने में नाकामयाब रहा। यदि केवल वाइगोर डिवाइन फिस्ट इंच पंच की तरह ताकत दे पाती। इस तरह मुझे अपना हाथ घुमाने में इतना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। तब मुझे अपनी ताकत को तुरंत छोड़ने का मौका मिलेगा जब वो उसे मारने के करीब होगी। बदकिस्मती से वाइगोर डिवाइन फिस्ट एक इन गेम तकनीक है, यह सही नहीं है। इन गेम कैरेक्टर मुझसे अलग नहीं है। यदि मैं इंच पंच की तरह विगोर डिवाइन फिस्ट का इस्तेमाल करने में कामयाब हो सकता हूं, तो मैं कम दूरी पर एक्सप्लोजिव फोर्स का हमला करने में कामयाब हो जाऊंगा। इस तरह मेरा इन गेम कैरेक्टर भी ऐसा करने में कामयाब होगा। यह महसूस करते हुए आशु ने अपना फ़ोन हटा दिया और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया कि वह कैसे इंच पंच के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके वाइगोर डिवाइन फिस्ट कैसे मार सकता है। वाइगोर डिवाइन फिस्ट एक बहुत ही खुली और दिखावटी स्किल थी, एक प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल जिसने एक अहम हमला किया। इसे डिलीवर करते समय ये इंच पंच से कुछ अलग था। साफ तौर पर वाइगोर डिवाइन फिस्ट की डिलीवरी को इंच पंच के समान करना बहुत मुश्किल था। आशु ने बार बार कोशिश की और हालांकि यह बहुत मुश्किल था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। समर अपनी झपकी से उठा और देखा कि आशु कोने में बार बार मुक्के मार रहा था, जैसे कि वो मुक्का मारने की ट्रेनिंग कर रहा हो। उसने पहले तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोचते हुए कि झोउ वेंग गेमिंग से थक गया था और बस अपने शरीर को खींच रहा था। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि आशु अभी भी 2 घंटे तक मुक्का मार रहा था, उसे ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास हुआ यह इंच पंच है, लेकिन जिस तरह से ताकत डिलीवर की जा रही है और मूवमेंट्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये भयानक है। एक पल के लिए देखने के बाद समर की दिलचस्पी खत्म हो गई। आशु के मुक्के देखने लायक नहीं थे। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से 2 दिन पहले आशु वाइगोर डिवाइन फिस्ट और इंच पंच को एक साथ मिलाने की कोशिश करता रहा। उसे इस बात का थोड़ा सा अंदाजा था कि क्या जरूरी है, लेकिन वह इस पर पूरी तरह से महारत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। समय तेजी से बीत गया और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो गए। पहले 3 दिन सामान्य हाई स्कूल सब्जेक्ट थे। वाकरान के अपने कैंडिडेट के साथ आ जाने के बाद आशु और समर अलग अलग अपने एग्जाम सेंटर की ओर गए और अपनी अपनी एग्जामिनेशन पूरी की। चौथे दिन आशु कॉम्बैट टेस्ट वेन्यू पर आया और समर से मिला। कॉम्बैट टेस्ट एक डायमेंशनल जोन में आयोजित किया गया था। चूंकि हर डायमेंशनल जोन अलग था, इसलिए जिलों में कॉम्बैट टेस्ट में कुछ अंतर थे। गाइड सिटी का कॉम्बैट टेस्ट एंशिएंट गाइड सिटी में आयोजित किया गया था। दशकों पहले आए डायमेंशनल स्टॉर्म में एक डायमेंशनल दरार खुल गई, जिससे यह इलाका एक डायमेंशनल जोन में बदल गया। क्या असर पड़ेगा आशु पर लैला के गुस्से का? क्या वो वाइगोर डिवाइन फिस्ट और इंच पंच को एक साथ मिलाकर मारने में कामयाब हो पाएगा सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट को? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए पढ़िए हमारी नोवेल आशु एक डायमेंशनल वॉरियर। टू बी कंटिन्यू RS नॉवल स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।